हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं, 3 दिन का लगभग गैप हो चुका है और क्लासेस करानी बहुत ज़रूरी थी। और ये मैं आपको विजन IAS मैगज़ीन का नवंबर मंथ का मैगज़ीन करा रहा हूँ और इसमें मैं आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है उसमें का आर्टिकल नंबर 3 से मैं शुरू करने वाला हूँ। और चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि पढ़ना काफ़ी ज़्यादा है। मैगज़ीन को हम लोग मात्र 21 वीडियोज़ में ही कंप्लीट कर देते हैं। 3 महीने से हम आपको पढ़ा रहे हैं, 4 महीने से। उसमें लगभग मैंने 21 क्लासेस में ही जो है मैगज़ीन की सभी सेक्शंस को कंप्लीट करा दिया था। तो अभी हम देखते हैं इसमें कि स्पेशल एंड लोकल लॉज क्या होते हैं। स्पेशल और लोकल लॉज के बारे में हम लोग को जानना है, ये सुर्खियों में क्यों रहा है और क्या समस्याएं आती हैं, क्या चुनौतियां हैं, इसका समाधान क्या है, अस्थायी उपाय क्या है, उसको हम लोग जानने के भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। हाल ही में न्यूज़ में क्यों रहा कि जो आपराधिक कानून है उस पर जो पेश किया गया विधेयक था ना, अभी IPC के लिए और अन्य चीज़ों के लिए जो आपराधिक कानून बनाए गए थे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था इसमें कि भारत न्याय संहिता बन गई थी, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया, इस तमाम चीज़ें थी ये। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या है कि इस पर जो विधेयक पेश किए गए थे, इसमें इस विधेयक ने विशेष और स्थानीय कानूनों की जो वर्तमान में चल रही सुधार प्रक्रिया से इसको दूर बनाए रखा है। मतलब क्या होता है कि जो एक स्पेशल लॉ जो होते हैं, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, इन दोनों चीज़ों पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, उसको अलग रखा गया है। जो सुधार प्रक्रिया के लिए जो है अधिनियम, जो अभी वर्तमान में आपराधिक अधिनियम जो आए थे उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि एक स्पेशल लॉज क्या होता है और लोकल लॉज क्या होता है। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि जो भी अभी वर्तमान में IPC इसके धारा में, जैसे कि भारत न्यायिक संहिता बना दिया गया, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, ठीक है, इसको ये सब चीज़ों को जो बनाया गया है ना, तो अभी जो अधिनियम जो संशोधन किया गया उसमें जो विशेष कानून है, स्पेशल लॉज हैं और स्थानीय कानून है, इनको जो है टच नहीं किया गया, इनको अलग रखा गया है। ठीक है, इसकी सुधार प्रक्रिया से दूर रखा गया है। ठीक है, तो स्पेशल लॉज होते क्या हैं, पहले हम लोग उसको जानते हैं कि स्पेशल लॉज क्या होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कहीं दंगा हो गया, ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहीं बम विस्फोट कर दिया हो, तो उसके लिए जो है एक अलग विशेष मुद्दा, मान लीजिए वो देश में एक मुद्दा है, तो उस मुद्दे के लिए अब कोई देशद्रोह कर दे या फिर कहीं जो है हिंसक गतिविधियों का अंजाम किया जाए, तो उसके लिए एक स्पेशल लॉज बनते हैं। सिर्फ उसी चीज़ के लिए वो लागू होगा, तो स्पेशल लॉज उसी को होता है। जैसे ऐसा कानून जो किसी विशेष मुद्दे से निपटने के लिए विशिष्ट विषय हो, उस पर जो है लागू हो। जैसे UAP है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है, UAP जो लगता है वो उसी के लिए लगता है। ठीक है, स्पेशल लॉज है। लोकल लॉ क्या होता है, लोकल लॉ भी होता है, वह कानून होता है जो क्या है भारत के किसी विशेष भूभाग पर लागू होगा। जैसे कि मकोका लगता है महाराष्ट्र में, मकोका, ठीक है, ये कहाँ लगता है, महाराष्ट्र में। सिर्फ ये कहाँ लगेगा, महाराष्ट्र में। अब ये नहीं कि मकोका जो है UP में आकर लग जाए, नहीं, UP में नहीं लगा। UP का जो गैंगस्टर एक्ट है वो UP के लिए ही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का ही है, जिसमें UP के गैंगस्टर एक्ट में क्या है कि सिर्फ एक मुकदमा हो आपके ऊपर तो भी आपके ऊपर जो है गैंगस्टर की कानून कार्रवाई हो सकती है। गैंगस्टर में आपकी कुर्की संपत्ति जो तमाम चीज़ें जब्ती की जाएंगी और आपको जो है गैंगस्टर की जो कार्रवाई उससे सामना करना पड़ जाएगा। और अन्य राज्यों में क्या है, अभी बहुत सारे राज्य जैसे बिहार हो गया, उसमें आपके पास एक केस है तो उस पर गैंगस्टर नहीं लग सकता, क्योंकि वैसा कानून नहीं है वहाँ पे। तो ये स्पेशल लॉज हैं। तो जो भी ये सुधार प्रक्रिया की गई है हाल ही में जो भी आपराधिक न्याय कानूनों में, उसमें क्या है कि इन सारे कानूनों को जो है दूर रखा गया है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है लोकल लॉ में और स्पेशल लॉ में। ठीक है, ये बात यहाँ पे करता है। अब एक बात है कि संज्ञेय अपराध, ठीक है, कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उसमें क्या है IPC और स्पेशल लॉ या जो स्थानीय कानून होते हैं, लोकल लॉ होते हैं, उसके अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ना, उसमें IPC में ये उसका विशेष कानून या स्थानीय कानून के अपनाने वाले अपराधों के रूप में उसको वर्गीकृत किया गया है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है, संज्ञेय अपराध, कि यह वह अपराध होता है जिसकी किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी जो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जो है जांच कर सकता है और बिना वारंट के जो है वो गिरफ्तारी कर सकता है। उस जो अपराध को क्या बोलेंगे, संज्ञेय अपराध, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि जो ये बात आ रही थी ना कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ का महत्व क्या है। तो आप जानिए कि दर्ज मामलों की संख्या अधिक, पहला टॉपिक दे रहा है कि जो अब ये दर्ज मामलों की संख्या, ठीक है, अभी क्या है कि इसमें इसलिए महत्व क्यों होगी क्योंकि जो बहुत सारे जो ऐसे अपराध, संज्ञेय अपराध होते हैं भारत में, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उसमें क्या है कि जो भी FIR होती हैं,
जो मुकदमे दर्ज होते हैं वो क्या है, स्पेशल लॉज की तरह ही दर्ज होते हैं। अभी वर्तमान 2021 की डाटा है कि 39% जो अपराध के जो मुकदमे थे वो क्या थे, वो स्पेशल लॉ यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉज के तहत ही दर्ज किए गए थे। ठीक है। कानून लागू करने में दक्षता। अब होता क्या है कि विशेष कानून जो होता है, अब होता यह है कि विशेष प्रकार की जो आपराधिक गतिविधि, मान लीजिए किसी ने साइबर अटैक कर दिया तो उसके लिए जो विशेष कानून बना है, ठीक है, वो विशेष कानून क्या है कि आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएगा। अब उसके लिए नॉर्मल था कानून बना करके, नॉर्मल जो कानून है उसके लिए वो लागू नहीं हो सकता। विशेष प्रकार के गतिविधियों के लिए जो है विशेष कानून ही जो है वो प्रभावी होता है, और यही क्या करता है, अधिक विशिष्ट जांच करने और अभियोजन जो होगा ना उसको अभियोजन करने और साथ साथ उसको जो है अपराधी सिद्ध करने में मदद करेगा। जैसे नारकोटिक्स एंड साइकोपैट्रिक सब्सटेंस एक्ट जो 1885 है, जैसे नारकोटिक्स है, ठीक है, एनसीबी जिसकी जांच करती है, ठीक, तो इसका क्या करेगी नेशनल, ये जो एनसीबी है, अब इसको लिए अगर हम नॉर्मल लॉज का इस्तेमाल करेंगे तो जांच भी नहीं अच्छे से हो पाएगी, और साथ साथ क्या है कि हम जो है अच्छे से जो पीड़िता है या फिर जो पीड़ित है या फिर जो अपराधी है उसके साथ न्याय नहीं हो सकता। ठीक है, ये जरूरी है। सुभेद वर्गों की सुरक्षा इसी से होती है। होता क्या है कि जो किसी विशिष्ट समूह, जो सुभेद समूह, उसकी सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं, जैसे पॉक्सो अधिनियम। अब क्या है, बच्चों के लिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के लिए पॉक्सो एक्ट आया। ये सब यूपीएससी में सवाल पूछा हुआ है। पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था, इसको ध्यान देना सन को। ठीक है, तो ये क्या है कि महिलाओं और वंचित समुदायों और विशेष वल्नरेबल जो सेक्शंस होते हैं ना, उनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल लॉज बनते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। तकनीकी प्रगति क्या है कि विशेष कानून से जो है हम अपनी जो भी तकनीक वाली प्रगति, जो तकनीकी अपराध होते हैं, जैसे कि अन्य सारे, जैसे साइबर अपराध हो गया, ठीक है, बुलिंग हो गया, हरासिंग हो गया, टारगेटिंग हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया का तमाम चीज़ें हैं, अब वर्तमान में सब चीज़ें आ रही हैं, तो उससे क्या है कि विशेष कानून जो है यही अच्छे तरीके से निपट सकते। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आया था, ये बहुत अच्छा कानून है जो इससे निपटता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो अभी बात आती है कि स्पेशल जो लॉज और लोकल लॉज में सुधार कर सकता क्यों आती है। तो होता क्या है कि बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं, तो क्यों आते हैं, जैसे अस्पष्ट परिभाषाएं। पहला चाहिए था कि अस्पष्ट परिभाषा, जैसे मकोका हो गया, यूएपीए हो गया, इसमें बहुत सारे ऐसे अस्पष्ट और अनिश्चित परिभाषाएं दी गई जिसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे आतंकवादी कृत्य। अब इसमें बात यह है कि आतंकवादी कृत्य इतना व्यापक शब्द है कि इसमें सरकार अगर चाहे दे तो किसी व्यक्ति को मतलब बुक कर सकते हैं आतंकवादी कृत्य के मामले में। अब उसमें क्या है कि आतंकवादी कृत्य अभी बहुत सारा इसका कैटेगराइजेशन हो सकता है। ये बहुत व्यापक शब्द है कि कौन सी चीज़ें आतंकवादी कृत्य में आएंगी। यहाँ पे कृत्य शब्द, आतंकवादी नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ कृत्य शब्द है। ठीक है, गैर कानूनी गतिविधियाँ। अब कौन सी गतिविधि गैर कानूनी है, ये क्या है, ये मतलब ये अस्पष्ट है और अनिश्चित है। संगठित अपराध या संगठित अपराध सिंडिकेट, ऐसे सारे जो शब्दावलियाँ हैं इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, न्यायालय का समय बोझ बढ़ता है और न्याय मिलने में देरी होती है। बहुत सारे जो है जो सरकारें क्या करती हैं, विपक्ष के लोगों को टारगेट करने के लिए भी इस सरकार का यूज पर करती हैं। तो ये सारे बहुत सारा चुनौतियाँ इसके लिए भी है। ठीक है, और कानून लागू करने में दुविधा। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी जो है कि नाबालिगों के बीच सहमति से स्थापित जो लैंगिक संबंध है उसको क्या है कि पॉक्सो एक्ट के तहत क्या है 2012 के तहत इसको दंडनीय बना दिया गया है। तो अब दंडनीय बनाने से क्या है कि इस अधिनियम की आलोचना हो रही है। भाई जो सहमति से लैंगिक संबंध बना तो फिर उसके लिए क्या है कि इसमें जो है अब दंडनीय बना दिया गया। तो ये भी क्या है कि लागू करने में दुविधा है। अस्पष्टता का मुद्दा, जैसे कई सारे जो है जो मामला है उसमें वर्गीकरण नहीं है। जैसे कौन सा जो आपराधिक मामले हैं, ठीक है, फौजदारी के मामले हैं, कौन से फौजदारी के मामले हैं, कौन सी दीवानी के मामले हैं। अब दीवानी मामले वो होते हैं जो जमीन जायदाद राजस्व से संबंधित होते हैं। फौजदारी वो होते हैं जो अपराध किए गए हों, किसी का मर्डर किया गया हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, या फिर अन्य जो है जो इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस हो वो फौजदारी में आ जाएंगे। दीवानी में राजस्व और भूमि विवाद वगैरह सारी जो मुद्दे होते हैं वो दीवानी मामले में आते हैं। ठीक है, तो कानून की जो है उचित प्रक्रिया का कमजोर होना। अब होता क्या है कि जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विधि की सम्यक प्रक्रिया के मूल्यों को निरंतर कमजोर कर दिया गया है। ठीक, कठोर प्रावधान यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत क्या है, और नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोपेट्रिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 37 का क्या है कि बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिसमें जमानत लेना लगभग असंभव हो जाता है। जैसे यूएपीए जिस पर लग गया तो फिर क्या है उस पर जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एनडीपी की जो एक्ट है, एनडीपी का जो एक्ट है ये भी बहुत खतरनाक है। इसमें बहुत सारा जो है जमानत लेना, जैसे शाहरुख खान का जो बेटा था आर्यन खान, उस मामले में भी ऐसे सारी समस्याएं थी। एनडीपी वाला एक्ट लगा था, एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, उसमें जमानत मिलना लगभग मुश्किल होता। सोचिए इतने बड़े स्टार का बेटा भी, उसको जमानत मिलने में इतनी बड़ी वकीलों की फौज और तमाम चीज़ों के बावजूद भी 1 महीना से 1.5 महीना अधिक लग गया था। तो आप समझ सकते हो कि किसी आम व्यक्ति को जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कानूनी और अन्य विधिक परामर्श, उसके लिए कितना मजबूती से उसको लड़ना इतना मतलब ये दुर्लभ होता होगा, ये दुर्लभ की बात है।
ठीक है। तो ये क्या करती है कि न्याय तक उचित पहुंच का भी ये मुद्दा है, न्याय तक पहुंच नहीं हो सकती या न्याय उनके साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है ये जो है इसमें मुद्दा आता है कि इसलिए सुधार होना चाहिए। तो आगे की राह हमें सिर्फ करना क्या है, तो आगे की राह में क्या है कि पृथक अध्याय और प्रक्रिया हो, मतलब जो भी स्पेशल लॉज और लोकल लॉज हैं क्या कर सकता है उसको, उसके भीतर जो है अलग अलग अध्याय हो, पृथक अध्याय हो, प्रक्रिया हो। जैसे कि मान लीजिए किस आचरण को अपराध माना जाए या उसे अपराधी बनाने का प्रयास हो तो उसमें उसके लिए पृथक बातें की जाए, ठीक है। कोई अगर शब्द है जिस पर विवाद है, जिसमें संदेह है, उसको अलग अलग करके पृथक तौर पे उसको परिभाषित किया जाए। विधि की सम्यक प्रक्रिया की रक्षा की जाए। अब क्या है कि मतलब जो भी रूल ऑफ लॉ है उसका फॉलो किया जाए। उसमें ऐसे जो मतलब कानूनी पेशेवर और कानून के लागू करने वालों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाए। वर्गीकरण की स्पष्टता बढ़ाई जाए। दीवानी और फौजदारी के अपराधों में स्पष्टता की जाए। उभरते अपराध और खतरे के लिए क्या है कि उनके लिए भी है हमें तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि क्या कि साइबर अपराध और आतंकवाद के नित्य नए अपराध उत्पन्न होंगे। नित्य नए तरीके से जो है प्रणालियाँ जो भी अपराध की प्रणालियाँ हैं उसमें ये उभार होता जाएगा और बदलते जाएंगे, समय के साथ बदलाव आएगा। तो इसलिए जो है उसमें भी हमें क्या है कि ध्यान देना है और हमें बदलना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुद्दा आपने देख लिया होगा। जो प्रमुख कानून अन्य आपराधिक क्या है, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ के अलावा आईपीसी है, आईपीसी 1860, इसमें इसी में संशोधन हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कि अनेक दंडनीय अपराधों को परिभाषित किया गया है और इसमें जो है मुकदमा लगाने के लिए प्रक्रिया भी जो है निर्धारित की गई है। सीआरपीसी है, ये क्या है कि ये व्यापक कानूनी संहिता है। ये क्या करता क्या है कि जो दंडनीय अपराध होते हैं उसकी जांच की सुनवाई के लिए प्रक्रिया और नियम की रूपरेखा होती है। और साक्ष्य अधिनियम क्या है 1872, इसमें है कि साक्ष्य प्रस्तुत करने संबंधी कानूनों को एक तरह पे संगठित किया गया है और न्यायालय क्या करता है इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अपने निर्णय देता है और निष्कर्ष पर पहुँचता निर्णय देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं हमने देखा। अब आता है सूचना का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधे आपके मेंस के सिलेबस में GS 4 में भी मेंशन है सूचना का अधिकार, GS 4 में भी है और साथ साथ GS 2 में भी है। तो बहुत सी जगह जो है इसका यूज़ निकल कर आएगा और हम इसको बहुत सारी जगह अभी हम अपने आवश्यकता अनुसार GS 1 में भी यूज़ कर सकते हैं सोशल इशूज़ में, और आवश्यकता अनुसार अगर हम चाहें तो फिर हम GS 3 में भी यूज़ कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार मैं आपको वर्ड कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपको सिलेबस में मिल जाएगा, बट हाँ ये है कि इसका GS चारे GS में इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। एसए में भी इसका उपयोग हो सकता है, जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर देगा तो उसके लिए तो है ही ये। तो सुर्खियों में क्यों रहा है आप जानते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र और राज्य सरकारों को क्या बोला, ये निर्देश दिया, साफ साफ निर्देश दिया है किस बात के लिए कि जो क्रमशः केंद्रीय सूचना आयोग है इसके लिए केंद्र और राज्य सूचना आयोग है उसमें राज्य क्या करे, जो भी रिक्तियाँ हैं उसको भरा जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है और राज्य सूचना आयोग है क्रमशः उनमें सभी जो रिक्तियां हैं, जो भी पद रिक्त हैं, उनको केंद्र और राज्य सरकारें क्या करें, भरें, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अगर ये भर्तियां नहीं होंगी तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट है 2005, ये क्या होगा, डेड लेटर हो जाएगा, मतलब एक मृत समान हो जाएगा, ये मृत पत्र हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। अंजलि भारद्वाज बनाम अन्य भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में से क्या बोला था कि उसमें भी अंजलि भारद्वाज और अन्य बनाम भारत संघवाद में भी जल्दी से जल्दी इन रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया था। हालांकि केंद्र और राज्यों ने अभी तक कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। अब अवस्था इस समय ऐसी है कि इतनी बड़ी संख्या में मामले लंबित हो गए हैं कि अपील और शिकायतों के निपटान में बहुत अधिक देरी हो रही है। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो है क्रमशः राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को राज्य सूचना आयोग और केंद्र सूचना आयोग में जो भी रिक्तियां हैं उसको भरने का आदेश दिया है। तो RTI के बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक मुद्दा उठ रहा होगा, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब आप ये आपको लक्ष्मीकांत में भी दिया होगा, आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं तो आप वहाँ भी देखते होंगे। तो CIC क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग, ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है। सबसे तो पहले हाईलाइट करने वाली जो चीज़ें हैं मैं वही हाईलाइट करा दूं आपको कि इसमें ध्यान देना किस बात के लिए कि CIC एक क्या है, सांविधिक निकाय है। ये स्टेटमेंट सीधे बन सकता है कि एक संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है। तो गैर संवैधानिक होगा और सांविधिक होगा, ठीक है। ये बात ध्यान, गैर संवैधानिक भी हो सकता है क्योंकि संवैधानिक तो है नहीं ये, तो ये सांविधिक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका गठन 2005 में RTI एक्ट 2005 के तहत किया गया था, ठीक। इसका गठन 2005 में ही हुआ था, ठीक है। अब इसमें इसके क्षेत्राधिकार में क्या है कि सभी लोक प्राधिकारी आते हैं, सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी जितने आएंगी सभी इसके क्षेत्राधिकार में आएंगे, सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। अब RTI का संशोधन अधिनियम 2019 हुआ, जब इसमें इसके अनुसार क्या हुआ कि केंद्र सरकार क्या है कि नियम बनाकर केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे CIC और अन्य सूचना आयोग की क्या है कि कार्यकाल की अवधि और वेतन निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ अधिकार किसको बन गया,
केंद्र सरकार को कि नियम बना देगी, केंद्र सरकार नियम बनाएगी और केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे जो है जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और अन्य सूचना आयुक्त होंगे उनके कार्यकाल की अवधि यानी कि उनका जो टेन्योर होगा, ठीक है, और वेतन, उनके जो सैलरी होगी, ठीक है, और सैलरी पक्ष इसको निर्धारित कर सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अभी इस अधिनियम के तहत यह सूचित किया गया कि जो CIC है और जो अन्य सूचना आयुक्त हैं इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, मतलब 3 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब 2005 में इसके लिए क्या था, 5 वर्ष था और कार्यकाल निश्चित कार्यकाल था और 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु थी जो पहले का था, ठीक है। संशोधन करके 3 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। अब ये है कि अभी यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया गया था कि जो सूचना आयुक्त हैं वो पद से हटने के भय के बिना प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी उसके प्रति अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकें, ठीक है। तो अब ये बात है कि ये इसका मूल चीज़ जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आता है इसमें कि सूचना के अधिकार के बारे में हम जानते हैं। RTI का महत्व समझेंगे, इनके प्रमुख प्रावधानों को समझेंगे और बहुत सारे जो छूट प्रदान की गई उसको समझेंगे। मुद्दे होंगे, ये मुद्दे हैं और आगे जो है इसकी आगे की राह होगी। तो ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग थोड़ा लंबा होगा और हम लोग क्लास हो सकता है कि अगर लंबा हो तो क्लास इसी पे एंड करेंगे और अगले दिन सुबह वाली जो क्लास होगी तो उसमें हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस खत्म करने के प्रयास करेंगे। पर इसको आपको ज़रूर देखना है। तो RTI के बारे में क्या है, तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी भारतीय नागरिक क्या है केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों और विभागों से कोई भी सूचना जिसे सार्वजनिक जानकारी माना जाता है उसे प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। मतलब ये है कि कोई भी भारतीय नागरिक अगर है तो ठीक है, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कार्यालय से विभाग से कोई भी सूचना जिसे सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में माना जाता है उसे प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। ये RTI का तात्पर्य है, ठीक। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, श्री कुंवल बनाम जयपुर नगर निगम वाद में निर्देश दिया था कि जो आर्टिकल 19 है उसके तहत जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन से भी है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या है कि इस सूचना के बिना क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी वाक और अभिव्यक्ति जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगा, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है किसमें, कुंवल बनाम जयपुर नगर निगम वाद में 1986 में, ठीक है। तो अभी इसी क्या है कि RTI अधिनियम 2005 तो था ना, उसने सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान ले लिया। पहले आया था सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002, उसके बाद RTI अधिनियम 2005 आया, ठीक। तो अब क्या है इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए ये बात है, इसको हाईलाइट करके मार्क्स कर लीजिएगा कि इसमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ जो है ये डेपुटेशन कौन सा है, अच्छा कार्मिक है, पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है ये क्या है कि ये जो है जो आप UPSC के लिए जो आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसके बाद जो है आपका प्रशिक्षण और अन्य जो कार्यक्रम होता है ये इसी विभाग से होता है और इसका नियुक्ति वगैरह सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका ये सारी चीज़ें इसमें इस तरह से हो जाती हैं कि RTI एक्ट का जो महत्व है, एक बार थोड़ा सा हम लोग महत्व को फिर से देख लेते हैं। महत्व का फ़ायदा ये होता है कि महत्व RTI के अधिनियम में ये है कि नागरिकों को क्या है कि अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाता है, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता जवाबदेहिता को बढ़ाता है। इससे क्या होगा कि सरकार जवाबदेह बनेगी, उसमें पारदर्शिता मेंटेन होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। इससे जब पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार ऑलरेडी कम होगा, लोकतंत्र क्या होगा वास्तविक अर्थों में मजबूत होगा और ये उपयोगी भी होगा। अब जब इतना सारी चीज़ें होंगी, पारदर्शिता मेंटेन होगी, जवाबदेहिता बनेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, तो ये कैसे होगा, अब लोकतंत्र मजबूत होगा तो क्या होगा कि संचार जो होगा वो मजबूत होगा। अब इससे क्या ये कैसे होगा, बेहतर संचार से होगा। तो RTI क्या करती है कि लोगों और सरकार के बीच में बेहतर संचार जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए जो है इसको मजबूत करती है। अब इससे जब इतना सारी चीज़ें होंगी तो सरकारी डेटा भाई रखा जाएगा, सरकारी रिकॉर्ड भी मजबूत होगा, सरकारी डेटा का प्रबंधन भी ठीक ठाक होगा, तो इससे सुधार होगा और सरकार की इससे जो होगी अगर सुधार होगा तो कार्य प्रणाली में नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी और संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं कि RTI एक्ट के थ्रू इतना सारा महत्व है। अगर आपको मेंस बेस पर आंसर आता है तो कैसे, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर कैसे लिखना होता है कि महत्व को आप सीधे ऐसे लिखिए, ठीक है। महत्व को आप उसमें बताइए, ऐसे पॉइंट डाल करके बताइए, 5-7 पॉइंट लिख दीजिए। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आपको दूसरा तरीका ये है कि महत्व ऐसे लिखिए सीधे आंसर क्वेश्चन में। अब जब आंसर लिख रहे हो तो ऐसे सीधे जो है उसमें पॉइंट बना करके महत्व लिखिए। और यहाँ फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट कैसे बन सकता है, जैसे क्या होगा कि नागरिकों को अधिकार देगा, ये अधिकार देगा सशक्तिकरण का अधिकार देगा ये, ठीक है। इसके साथ क्या देगा, इससे पारदर्शिता होगी तो जवाबदेहिता आएगी, जवाबदेहिता होगी तो भ्रष्टाचार कम होगा। इससे क्या होगा कि बेहतर कम्युनिकेशन होगा,
लोग किसके बीच में, सरकार और ऊपर सरकार लिख दीजिए और नीचे ये जनता लिख दीजिए। बेहतर कम्युनिकेशन होने से क्या होगा सर, जो है कार्यप्रणाली में विश्वास बढ़ेगा। किसका विश्वास बढ़ेगा? जनता का विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, विश्वास जनता का जब बढ़ेगा तो क्या होगी, जागरूकता भी आएगी। जागरूकता भी आएगी तो संसदीय लोकतंत्र जो है वो क्या होगा, या फिर लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। ये फ्लो चार्ट ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर करिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, वो चीज़ महत्वपूर्ण है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व है। अब आता है कि आरटीआई के कार्यान्वयन से बहुत सारी चिंताएं हैं। आरटीआई का किस प्रकार से कार्यान्वयन होता है, इसमें बहुत सारी चिंताएं ये हैं कि इसमें रिकॉर्ड का खराब रख रखा होता है। ठीक है, जैसे होता क्या कि रिकॉर्ड बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनका जो है रख रखाव बहुत गड़बड़ है। जैसे रिकॉर्ड की कमी होती है, रिकॉर्ड का उचित प्रारूप है नहीं या गुम हो गए हैं। इसी कारण से क्या होता है, कई सारे आरटीआई आवेदकों को कई सारी सूचनाओं जो देने से मना कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें इमारतें, भूस्वामित्व अधिकारियों का ट्रांसफ़र वगैरह पर जो है इसमें ज़्यादा मामले आते हैं। और संरचना और कर्मचारियों की कमी है। आप तो जान ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आदेश दे चुका है। अभी यही जो आदेश दिया, इसीलिए तो न्यूज़ में है ये कि अब कर्मचारियों की कमी है। अब इससे क्या है कि बहुत सारे जो है कि अब इसमें कर्मचारी कमी कारण जो है कि आरटीआई आवेदकों को जो है बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। अब मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार में क्या है कि ये यहाँ पे सूचना आयुक्त है ही नहीं, इसके बिना ये काम हो रहा है। अधिक विलंब और देरी हो रही है। बहुत सारे क्या होता है कि जब अपील और शिकायतों के कारण क्या मामले में निपटान की अत्यधिक देरी होती है। इससे क्या होता है कि जो आरटीआई कानून है वो अधिकतर निष्प्रभावी हो जाता है। होता क्या है कि उसका मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर टाइम से अगर सूचना हमें ना मिली तो। ठीक है, अभी आप देख लीजिए कि 3.14 लाख शिकायतें जो थी, अपीलें थी, वो लंबित थी। धमकी और हिंसा, होता क्या कि बहुत सारे आरटीआई कार्यकर्ताओं का 15 वर्षों में आरटीआई दायर करने वाले 80 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई। बहुत सारे आरटीआई कार्यकर्ताओं को गोली मार दी जाती है। ये सूचनाएं खबरें आप लोग आम जन में सुनते ही होंगे। तो होता इससे क्या है कि धमकी और हिंसा से लोग जो है डरते हैं और इसमें भ्रष्टाचार और अन्य सारे जो संगठित अपराध हैं, इसका जो है आरटीआई और अन्य चीज़ों के माध्यम से उजागर हो नहीं पाता। जागरूकता की कमी तो है ही। अब लोगों के बीच में क्या है, ग्रामीण आबादी में इस कानून का कम उपयोग होता है। और होता क्या है कि इससे कि जो है लोगों के बीच में जनता के बारे में जागरूकता तो है नहीं। इससे क्या है कि इसके आरटीआई अधिनियम का जो मूल अर्थ है, मूल जो उसका जो कारण था कि जिस कारण से लोगों को सशक्त किया जाए, वो सशक्तिकरण हो नहीं पाता है। तो अभी ऐसे में हमें आगे की राह में करना क्या चाहिए? आगे की राह में हमें करना क्या चाहिए, इस बात को यहाँ पे बताया गया है। इस बात को बहुत अच्छा से बताया गया कि रिक्तियों को भरना बहुत जरूरी है, कि लंबित मामले जो भी हैं उनका शीघ्रता से निपटान किया जाए, जो बढ़े हुए कार्यभार है उसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए और इसके लिए सीआईसी और आईसी की संख्या में वृद्धि की जाए। रिक्त पदों को 3 माह के भीतर भरा जाना चाहिए। जागरूकता को मेंटेन करना है, जैसे कि अधिकारों को आवेदन करने के तरीके, पारदर्शिता, जवाबदेही के बारे में शिक्षित करना चाहिए। इससे क्या हो कि अब इससे लोगों के आरटीआई एक्ट के बारे में जो है स्कूल और पाठ्यक्रम का इसको हिस्सा बनाना चाहिए। सुरक्षा के बताइए कि लोकहित में, पब्लिक डोमेन में जो सूचना का प्रकटीकरण होने वाला जो भी चीज़ें हैं, विसल ब्लोअर्स होते हैं, विसल ब्लोअर्स की सूचना हेतु, सुरक्षा हेतु क्या करना चाहिए, कानूनी प्रावधानों को मजबूत करना चाहिए। विसल ब्लोअर वो होते हैं जो सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, जो क्या आते हैं एक तरह से उसमें काम करते हैं इस तरह से, जैसे कि स्ट्रिंगर के तौर पे कार्य करते हैं, वे विसल ब्लोअर होते हैं। ठीक है, तो विसल ब्लोअर के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें दिया होगा, इसमें क्या बोलते हैं आपको, लक्ष्मीकांत में विसल ब्लोअर के बारे में अच्छे से बताया है। तो इसमें सुरक्षा और करना चाहिए कि जो सूचना प्रदान करने वाले हैं उनके लिए एक सुरक्षित परिवेश का निर्माण करना चाहिए और जो सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसी से जो है आरटीआई अधिनियम की सफलता हो सकेगी। प्रशिक्षण करना चाहिए, जो भी सरकारी अधिकारी हैं उसको आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है कि आरटीआई अधिनियम और उससे कार्यान्वयन पर अपडेटेड जानकारी देना क्या करना चाहिए, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और अग्र सक्रिय प्रकटीकरण, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर होना क्या चाहिए कि लोक प्राधिकारियों को जो भी औपचारिक तौर पे आरटीआई अनुरोध के बिना ही सक्रिय रूप से सूचनाओं को प्रकटीकरण कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आवेदन करने का जो बोझ होगा खत्म होगा, शासन संरचना में पारदर्शिता बढ़ेगी। ये सारे मुद्दे हैं। ठीक है, अभी इसमें आपने देखा होगा कि अभी मैंने आपको, अब पता नहीं बीच में मैंने पॉज किया हुआ था पेन के लिए, अब उस वक्त बीच में कुछ छूटा हो तो माफ़ करिएगा कि उसमें छूटने, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें छूट गई हैं इसमें। ठीक है, तो आपने इसमें देख लिया कि धारा 8 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें सूचना के प्रकटीकरण से छूट मिली हुई है। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ छूट मिली हुई है। ठीक है, तो अभी इसमें अब ध्यान देना है कि धारा 7 में क्या लिखा गया है कि जो पीआईओ होंगे, यानी कि जो लोक सूचना अधिकारी होगा, उसको सूचना प्रदान करने के लिए अधिकतम समय सीमा भी तय की गई है। तो अधिकतम समय सीमा तय की गई है, यानी कि इसको ध्यान देना है कि तय सीमा अधिकतम है,
सूचना प्रदान करने के, मतलब ये है कि उसको तय समय सीमा के अंदर कोई अधिकारी है तो उसको क्या करना है, सूचना देनी है। इसका प्रावधान किसमें, कानून में कर दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। और कौन सा धारा 8 में कौन कौन सी चीज़ों में छूट दी गई है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि हाल ही में जो है अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दिया DOPT के माध्यम से। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो CERT इन है, यानी कि जो कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल है, इसको क्या कर दिया, RTI के एक्ट के दायरे से छूट कर दिया गया। मतलब ये है कि अब जो है कि CERT इन होगा वो जो है उसके उस पे ऊपर RTI अधिनियम की जो सूची है, बहुत सारे जो अधिनियम का जो प्रावधान है वो उसमें लागू नहीं होगा। तो RTI अधिनियम की धारा 24 में यह प्रावधान किया गया है कि जो RTI कानून दूसरी अनुसूची में शामिल किए गए जो भी इंटेलिजेंस और सुरक्षा संगठन होते हैं उस पर लागू नहीं होता है। मतलब अगर इंटेलिजेंस से है, देश की सुरक्षा संबंधी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो उस पर लागू नहीं होती हैं। तो अभी क्या है कि भारत सरकार ने कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल जो है उस पर जो है ये क्या करता है कि साइबर अपराधों, साइबर बुलिंग से लेकर के अन्य जो भारत में जो साइबर अटैक्स होते हैं उस पर जो है ये त्वरित प्रतिक्रिया करता है। तो इसी को जो है RTI के एक्ट के दायरे से इसको हटा दिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि अभी क्या है कि इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देना है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों संबंधी सूचना से इसको छूट नहीं मानी जाती है। किस चीज़ पे, इंटेलिजेंस और सुरक्षा संगठन में भी जो है अगर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है तो इसको भी छूट नहीं दी जाती है, हालांकि अन्य चीज़ों पे छूट दी जाती है। ठीक है, तो अभी दूसरी जो अनुसूची उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो उसमें रॉ है, IB है और CERT को इसी में शामिल कर दिया गया है। इस तरह से कुल 27 एजेंसियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें STF वगैरह भी आती हैं। तो ये है जो क्या करती हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उनको छूट दी जाती है। तो धारा 1 जो है उसके तहत कौन कौन सी छूट है, तो ऐसी सूचना होती है जिसको प्रकट करने से संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक, आर्थिक हित, अन्य देशों का संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो, उसको उस सूचना को नहीं दी जाएगी। और धारा 1 से 8 के तहत इसको छूट दी जाती है। ठीक है, ऐसी सूचना होती है जिससे न्यायालय की अवमानना हो उसको भी छूट दी गई है। ऐसी सूचना जो संसद या राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करती है उसको भी छूट दी गई है। ऐसी सूचना जो वाणिज्यिक गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट या कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी जुड़ी हुई है उसको भी छूट दी गई है। ठीक है, अभी क्या है कि किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक संबद्धता के संबंधित सूचना के बारे में उसको भी छूट दी गई है। किसी विदेशी सरकार पर प्राप्त सूचना, अभी इसमें भी क्या है कि इसको भी विदेशी सरकार से विश्वास पर प्राप्त सूचना इस पर भी छूट दी जाती है। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं कि अभी 8(2) में ये भी बोला गया है, 8(2) में इसको ध्यान देना है कि यदि सूचना के प्रकटीकरण के कारण पब्लिक डोमेन में लोक हित को लाभ संरक्षित हित के नुकसान से अधिक है तो क्या कर सकती है कि मतलब RTI अधिनियम की धारा 8(1) और ऑफिशियल सीक्रेट 1923 के तहत क्या है कि जो छूट प्राप्त जानकारी उसका खुलासा किया जा सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे 8(2) में कही गई है। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें आपको मुख्य चीज़ें क्या ध्यान देना है आपको कि मुख्य चीज़ें यहाँ ध्यान देनी है कि इसमें कि RTI एक्ट के बारे में, CIC के बारे में ध्यान देना है, सूचना का अधिकार संशोधन अधिकार अधिनियम 2019 के बारे में ध्यान देना है, इसका कार्यकाल को प्रीलिम्स के लिए, और सांविधिक निकाय है इसको ध्यान देना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बस इसको आप लोग समझिए प्रीलिम्स के लिए। और अब RTI एक्ट के बारे में जानते हैं, तो इसमें हम जानते हैं RTI एक्ट के बारे में महत्व को समझना है। महत्व आपको मेंस में आएगा, महत्व को आपको दम रट लेना है। महत्व आपको फ्लोचार्ट बना के मैंने बता दिया कि महत्व कैसे इंपॉर्टेंट है। प्रावधान में बस आपको धारा 8 जानिए, धारा 7 को जान लीजिए। ठीक है, और पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, UPSC ये पूछ सकता है, यहाँ पे फोकस कर सकता है कि पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो संविधान द्वारा अधीन स्थापित जो भी किया चाहे चीज़ें हो, ठीक है, राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून हो, उसके द्वारा कोई बनाई गई बॉडी हो, सरकार द्वारा अधिसूचना नोटिफिकेशन के जरिए जो स्थापित किया गया हो, सरकार के जो संस्था सरकार के स्वामित्व में हो, नियंत्रण में हो, वो आएगी। अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो NGO हो, सरकार द्वारा फंडिंग हो लेती हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये आपके RTI के दायरे में आएंगी, पब्लिक अथॉरिटी में आती हैं। ठीक है, छूट किस चीज़ से है बस उसको प्रीलिम्स की देख लीजिए बस। बाकी चीज़ें क्या है कि चिंताएं हैं, रिकॉर्डों का खराब रखरखाव, अवसंरचना की कमी, कर्मचारियों की कमी, विलंबन, देरी, धमकी और हिंसा, जागरूकता कमी, ये सारे कमी हैं। अब हमें करना क्या चाहिए, रिक्तियों को भरना चाहिए, जागरूकता लाना चाहिए। जो विसल ब्लोवर्स होते हैं, जो RTI के कार्यकर्ता होते हैं, उनको सुरक्षा करनी चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए अधिकारियों को। ठीक है, प्रकटीकरण करना चाहिए, शासन संरचना में पारदर्शिता लाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे मेंस का सिलेबस हो गया। अब क्लासेस जो है वो आधे घंटे की हो चुकी हैं और रात में भी है। अब कल सुबह वाली जो क्लास करेंगे, जो रेगुलर हम लोग की 9 बजे वाली क्लास होती है वो शुरू होगी कल से। तो उसमें हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पढ़ेंगे, इसमें विशेष श्रेणी का दर्जा, इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसमें आर्टिकल 371 के बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं 371 पे, क्योंकि 370 नहीं 371
इसमें स्पेशल स्टेटस है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस पर सवाल बने हैं, प्रीलिम्स में बने हैं। और न्यूज इन शॉर्ट्स को करेंगे। तो कल हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोग रेगुलर अब से जो है विजन आईएएस की मैगजीन नवंबर मंथ वाली अब स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। और 21 क्लासेस लगभग होती हैं, यानी कि आधे घंटे की 21 क्लासेस, यानी टोटल जो है अगर 1 घंटे का अगर आप क्लासेस अगर एक माने तो मात्र 10 क्लासेस में हम लोग जो है पूरा मैगजीन खत्म कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।